बीते 24 घंटे के अंदर ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल गाजा जंग का विस्तार हो सकता है। इसके जद में और सारे मुल्क और बहुत बड़ा इलाका आ सकता है। इसका संकेत मिला जब हूती रेबल्स ने इजराइल को धमकी दी और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ऐसा करने के बाद यमन की सरकार के प्रवक्ता भी मैदान में उतरे और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि यमन किसी भी तरीके से इजराइल के खिलाफ है या इजराइल के खिलाफ जंग के पक्ष में है। ये हूतियों द्वारा ऐलान जंग और इसके बाद सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से अपनी एयर डिफेंसेस को मजबूत करने की गुहार लगा दी। कुछ दिन पहले जॉर्डन ने भी इसी तरीके के संकेत दिए थे। जॉर्डन ने भी अमेरिका से पेट्रियट और थार्ड मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की बात करी थी। सऊदी अरेबिया में पहले से पेट्रियट मिसाइल्स हैं और थार्ड जैसे मिसाइल सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। दरअसल सऊदी अरेबिया के खिलाफ बहुत जबरदस्त और घातक हमले हूतियों की तरफ से हुए हैं। हूती रेबल्स ने रिफाइनरीज को टारगेट किया है और ड्रोन वॉरफेयर की इब्तिदा अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि ये हूतियों के पाले में जाती है। हूतियों को इस चीज का श्रेय है क्योंकि हूतीज ने प्लाईवुड जैसे मटेरियल से बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही हाई प्रिसीजन ड्रोन्स बनाए और इन ड्रोन्स की मदद से सऊदी अरेबिया को टारगेट किया है। एमरेको नाम की रिफाइनरी को इन्होंने टारगेट किया। इसी तरह बहुत सारे अन्य मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी इन्होंने टारगेट किया और युद्ध के मैदान में सऊदी अरेबिया की परेशानियां बहुत बढ़ा के रखी। हूतीज के पीछे ईरान है। अब ईरान की अगर बात करें तो ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर मिडिल ईस्ट के अंदर उभर कर आया है। सऊदी अरेबिया और सुन्नी वर्ल्ड इस समय कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि एक हाई मॉरल स्टैंस ईरान ने लिया लगता है और ईरान के हाथ में इस हाई मॉरल स्टैंस का मतलब है कि कहीं ना कहीं शिया सुन्नी डिवाइड को पार करते हुए इमोशनल कनेक्ट मुस्लिम वर्ल्ड अब ईरान की लीडरशिप में दिखा रहा है क्योंकि ईरान ने एक बहुत ही हार्ड स्टैंड इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ लिया है। ईरान के पीछे रूस भी है और चीन भी है। अब सिचुएशन इस तरीके से है कि अगर हूती रेबल्स कामयाब होते हैं इजराइल के ऊपर हमला करके सफल होने में तो इजराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। अब हूतीज के पास भी जो मिसाइल्स हैं वो काफी एक्यूरेट हैं। उनकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की बात लिहाज से अगर बात करी जाए तो उनके पास भी कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो 10 मीटर के दायरे में गिरती हैं और गिर सकती हैं। यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजराइल के टारगेट्स को टारगेट किया जा सकता है। और एडवांटेज यहां पर यह है कि इजराइल और यमन के बॉर्डर नहीं लगते हैं, यानी कि वो मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकता। मिलिट्री एक्शन करने के लिए उसको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा या अपनी छोटी सी जो नेवी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में क्या इजराइल को वो बढ़त या वो मजबूती प्रदान हो सकती है जो इजराइल को हमास के खिलाफ इस जंग में जमीनी तौर पर हासिल है, या लेबनान में अगर वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करता है तो उसको हासिल होगी क्योंकि इन दोनों इलाकों के साथ बॉर्डर लगता है। और एयरफोर्स का इस्तेमाल अगर ये यमन में हूतियों के खिलाफ करता है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यमन का इलाका बहुत बड़ा है, हूतीज बहुत अच्छी तरह डिस्पर्स्ड हैं। सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई की हालात में उन्होंने अपने मोर्चे बहुत मजबूत करे हुए हैं। वो भी हमास की तरह अंडरग्राउंड हैं, गुफाओं में हैं। छोटे छोटे एम्प्लेसमेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं जिनके अंदर वो छुप जाते हैं, तो वो वहां पे भी डिटेक्शन इतना आसान नहीं होगा। और इजराइल का इतना फोकस यमन के ऊपर नहीं रहा और इतनी इंटेलिजेंस वहां के बारे में शायद इजराइल के पास ना हो। हूतियों ने 2 मिसाइल हमले करे हैं। एक कुछ दिन पहले जिसको अमरीकी युद्धपोतों ने फायर करके उस मिसाइल को नीचे गिराया, और उसके बाद अभी पीछे 24 घंटे के दौरान उन्होंने एक और मिसाइल फायर करी साउथ इजराइल के ऊपर, जिसको एरो मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया। साउथ इजराइल के अंदर हमला करने का मतलब है कि इजराइल की फौजें
जो हमास के अंदर लड़ रही हैं उनकी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ऑपरेशनल इश्यूज भी बढ़ेंगे, तो चैलेंज एक तरफ से और बढ़ जाएगा और इजरायली रिसोर्सेस तीन तरफ बढ़ जाएंगे। यानी कि नॉर्थ में हिजबुल्ला, वेस्ट में गाजा जहां पर युद्ध मेन चल रहा है, और साउथ में यमन। तो ये एक परेशान कुन करने वाली बात है एज फार एज इजरायलीज आर कंसर्न। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड है कि सुन्नी मुल्क, खास तौर से सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन, ये बहुत सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। उनको इस पूरी जियोपॉलिटिक्स समझ में आ रही है कि ईरान किस तरीके का गेम खेल रहा है, और अगर इजराइल और अमेरिका कमजोर होते हैं तो ये मान के चलिए कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया भी उसी तरीके से बहुत जबरदस्त कमजोर पड़ जाएंगे। वहीं अगर इजराइल की सेना की बात करें तो वो गाजा के अंदर घुस चुका है, प्रवेश कर चुका है, ऑपरेशंस जारी हैं। ग्राउंड के ऊपर लड़ना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल अब टनल्स के अंदर लड़ना होगा। टनल्स के अंदर इजरायली होस्टेजेस भी हैं। टनल्स को तबाह करना अव्वल तो मुश्किल है, उसके अंदर लड़ना भी बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन साथ के साथ ये भी मान के चलिए कि अगर रिसोर्सेज मिल जाए तो इन टनल्स को बर्बाद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि इनको इनंडेट कर दिया जाए, पानी से भर दिया जाए, समुंदर नजदीक में है, वहां से पानी को पंप करके इन टनल्स में भर दिया जाए, एक ये ऑप्शन है। इन टनल्स के अंदर एक्सप्लोसिव गैसेस भर के और एक्सप्लोड कर दिए जाए, ये भी पॉसिबल है। और जिस तरीके से इजरायली एयरफोर्स ने GB-15 का प्रयोग किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और उससे एक बहुत बड़ा क्रेटर, खड्डा पैदा हुआ, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। तकरीबन 1000 किलो का ये बम, और इससे ये धरती के अंदर घुसकर जिस तरीके से उसने तबाही मचाई और एक हमास का कमांडर को मारा, इस तरीके के बम्बों का भी इस्तेमाल इजराइल करेगा और ज्यादा इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरीके से इजराइल इस चीज को डील कर रहा है। लेकिन इस पूरी डीलिंग के दौरान अगर यमन की तरफ से प्रेशर पड़ता है तो रेड सी, जहां पर इजरायली नेवी का एक बेस भी है, इजरायली नेवी भी कंस्ट्रेन होती है, इजरायली नेवी को भी वहां से ऑपरेट करने में दिक्कतें होंगी, और अमेरिकन को भी अपने रिसोर्सेज यमन की तरफ करने पड़ेंगे। क्योंकि याद रहे कि आइजनहावर, USS आइजनहावर बैटल ग्रुप, ये पूरा का पूरा सेंट कॉम की तरफ भेजा गया था, यानी कि ईरान को डील करने के लिए भेजा गया था। अगर ईरान के साथ साथ यमन की तरफ से भी प्रेशर आता है तो अमेरिकन रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं। तो ये लड़ाई के अंदर सारा खेल रिसोर्सेज और इनके मैनेजमेंट का है। ये बिल्कुल शतरंज की तरह ही गेम चलता है, और इस समय ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर छाया हुआ है। क्या वो सफल होगा, क्या वो इस पूरे खेल में मात खाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और भारत जैसे मुल्क आगे आने वाले समय में अगर इस पूरे युद्ध का विस्तारीकरण होता है तो वो अपने आप को कहां पाएगा, किस तरीके से इस चीज को डील करेगा। क्योंकि हमारे भारतीय बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, और वहां से वो पैसा भारत भेजते हैं। इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत गंभीर असर होगा अगर इस युद्ध का विस्तार होता है तो ये सारी चीजें आने वाले समय के अंदर पैन आउट होंगी कि कैसे चीज बन रही है, कैसे चीज बिगड़ रही है। जहां तक हमास और गाजा का सवाल है, मेरे को लगता है इजराइल इनको डील कर लेगा, और शायद जो उसका स्टेटेड एम है कि हम हमास को तबाह कर देंगे, शायद, मैं फिर से इस शब्द को एम्फसाइज कर रहा हूं कि शायद इजराइल इस एम में कामयाब भी हो पाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इजराइल जल्द से जल्द हमास के ऊपर अपने स्टेटेड एम को नाफिज करे, हमास पे विक्ट्री हासिल करे, जिससे कि आम फिलिस्तीनी जो इस जंग में फंसे हुए हैं और रोज बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं और आम इंसान मारा जा रहा है, उनकी दिक्कतें खत्म हो, और ये कत्लो गैरत का जो सीक्वेंस बना हुआ है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। क्योंकि अगर इसका विस्तारीकरण होता है, ये चीजें बढ़ती हैं, तो हम सब के लिए
बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ी परेशानी आने वाले समय में खड़ी हो सकती है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये ठीक लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।